नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने निकली हमारी टीम यानी लल्लन टॉप की टीम इस वक्त ज़िला समस्तीपुर में है। जिस जगह पर हम हैं ये गांव, इसका नाम है नया नगर। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास कैरेक्टर, एक ख़ास किरदार से मिलवाने आई हूँ। जब भी आम तौर पर हम किसान की बात करते हैं, किसानों का जिक्र करते हैं, तो आपके जहन में एक ख़ास तरह की तस्वीर उभरती है। आपको लगता है कुछ एक किसानों को छोड़कर जो बड़ी जोत वाले होते हैं, वैसे आम तौर पर एक ही चेहरा होता है किसानी का, वो भी ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। फसल नहीं बिक रही या वो कीमत नहीं मिल रही, मुनाफा नहीं हो रहा। कई सारे युवा, आप युवाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप जब भी बात कीजिए किसको क्या बनना है, तो कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है, ढिमकाना बनना है। किसी को किसान नहीं बनना होता, किसी का सपना नहीं होता कि उसको किसान बनना है। जिनके परिवार में पीढ़ियों से हो रहा होता है वो भी नहीं बनना चाहते हैं। तो हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने लाए हैं जो एक अलग तरह के किसान हैं, एक अलग तरह से किसानी कर रहे हैं और उनके पास इस पेशे से जुड़े, इस काम से जुड़े बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं लोगों के लिए। सुधांशु जी नमस्ते। नमस्कार। बताइए थोड़ा, आपको देखकर भी, आपकी पोशाक देखकर भी कई लोग नहीं मानेंगे कि कान में आपके वो वायरलेस लगा है, ठीक है, आपने जीन्स पहनी है, कमीज़ पहनी है, मोटरसाइकिल पर चलते हैं और आपके यहाँ तो स्मार्ट वॉच पहनते हैं और आपके घर पर तो वो वाली भी है जो डेजर्ट में एटीवी कहते हैं उसको, वो हमने तो हाँ, वो डेजर्ट में जिस पे चलते हैं वो है। तो क्या है, कैसे हुआ ये, कहाँ से शुरुआत हुई? मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी शिक्षा हुई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से। मैंने 12वीं तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से मैंने बीए और एमए हिस्ट्री में किया। उसके बाद हमें टाटा के चाय बागान में, मुन्नार में, टाटा टी गार्डन्स में, वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। ये लगभग 1988 की मैं बात कर रहा हूँ। और नौकरी ज्वाइन करके, लेकिन मेरा शुरू से ही गांव से बहुत ज़्यादा लगाव था। और ये नौकरी को छोड़कर हम आज 31वां साल मेरा है। हम एक किसान हैं, गांव में ही रहते हैं। और हमसे छोटा जो भाई है, उसका नाम हिमांशु है, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया था उस समय अराउंड 1987 में। और उसने भी वहाँ छोड़कर, और हम लोग दोनों भाई मिल के यहाँ 30-32 साल से, वो 32 साल से, मैं 31 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं। छोटा भाई पहले आया किसानी में? छोटा भाई 1 साल पहले आया। और सारी परेशानी झेलनी पड़ी हम लोग को। जब गांव आए तो पिताजी भी नाराज़ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम भी आके खेती करें। और शायद पूरे देश का वही माहौल है। पिताजी खुद भी किसान थे? पिताजी खुद भी किसान थे, ग्रैंडफादर भी किसान थे। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि 1952 में मेरे ग्रैंडफादर ने अपना पहला कैटरपिलर अमेरिकन ट्रैक्टर ख़रीदा। और 56 में जॉन डियर ट्रैक्टर ख़रीदा उन्होंने। और 71 में मेरे पिताजी के पास एक बहुत मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग प्लांट था उस ज़माने में। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग टेक्नोलॉजी और अच्छे किसानी से अवगत नहीं थे, लेकिन फिर भी जो एक इनकम होना चाहिए फार्मिंग से, वो नहीं हो पा रहा था। और एक धारणा बन गई थी कि नहीं, खेती से ये इनकम नहीं हो सकता है। हम जब पहली बार गांव आए तो पिताजी नाराज़ थे। वो चाहते थे कि मैं एक IAS अफसर बनूँ, और मैं परीक्षा दे भी रहा था। मेंस परीक्षा छोड़ के हम कहे कि नहीं, मुझे गांव आके रहना है। तो उन्होंने मुझे ये, आप कैमरा उधर करेंगे तो ये जो आम का बागीचा आप देख रहे हैं, जी जी, वो बड़ी वाली बागीचा, ये तो आगे में अमरूद है, उसके पीछे जो बागीचा है वो हमें दिया गया काम करने के लिए। अच्छा। और उसका इतना बदतर हालत था, उसमें जंगल ज़्यादा और पेड़ कम थे। तो बेसिकली उनका इंटेंशन, मंशा ये था कि परेशान होके भागेगा यहाँ से। और उस बागीचा से, वो 8-9 बीघा में वो बागीचा है, उससे मैक्सिमम उनको इनकम कभी भी हुआ था तो 25,000 रुपये। और 25,000 रुपये में उनको लग रहा था कि लॉटरी लग गया। 1 साल हमने उस बागीचे का ध्यान दिया, और RIO पूसा जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साइंटिस्ट की मदद से 1 साल बिल्कुल साइंटिफिक तरीक़ा से उसको कटिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र, स्प्रे सब किया। और उस ज़माने में हमने इस बागीचे का कीमत रखा था 1,60,000 रुपये, और हमें 1,35,000 रुपये मिला। तो 25,000 से 1,35,000 एक साल के भीतर। ये एक तरह से हमारे लिए
ये दिस वाज द इनकरेजमेंट। हमको लगा अरे ये तो पोटेंशियल है, और कोई नहीं विश्वास करता था कि अरे कैसे आ जाएगा। मेरे पिताजी नाराज़ थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इतना पैसा मांग रहे हो, कहाँ से देगा कोई। और आज वही गाछी पिछले सीज़न मैंने 13 लाख में बेचा, सेम एकरेज। तो मैं ये आपको पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रेडिशनल तरीक़ा से खेती करना और ज़रा सा साइंस उसमें ला दीजिए तो आपका इनकम का सीमा नहीं है। 25,000 से 13 लाख पर पहुंच सकता है। हाँ, आज की डेट 13 में 13 लाख पर आप और ये पहुंच सकते 25,000 था 1991 में, और 1992 में मैंने 135 लिया, और उसके बाद से ये बढ़ते गया। तो ये मेरा पहला मतलब सफलता किसान के तौर पर। और पिताजी उसके बाद से थोड़ा सा स्लो हो गए हमको डांटने में, भगाने में, और उनको लगा कि नहीं, हो सकता है कि पोटेंशियल है, इसे पता है कि ये क्या करने आया है। हाँ, एक तरह से। और फिर उसके बाद मैंने एक लीची का बाग लगाया, और उस लीची के बाग में बहुत मेहनत किए और मायूस हो रहे थे, तब माइक्रो इरिगेशन लगाया सरकार की मदद से। क्या होता है माइक्रो? वो टपकन प्रणाली जिसको बोलते हैं, जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है। अच्छा। तो उससे पहले बहुत परेशान रहते थे, और मेरा मानना है कि लीची में पूरा ये जो खेल वेल है ना, ये मॉइस्चर कंट्रोल का है। अच्छा। कभी भी बिहार में 4 दिन अगर पछिया हवा, गर्म हवा चलती है तो पूरे बिहार का लीची तहस नहस हो जाता है। तो हमने क्या किया कि अपने उस बागीचे में ड्रिप टपकन प्रणाली भी लगाया और फुहारा भी लगाया, क्योंकि फुहारे से हम माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहते। बाग का जो मौसम है, ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर, और अगर आप मान लीजिए 1100 पेड़ लगे हैं उस बागीचा में और 1100 माइक्रो स्प्रिंकलर चलता है, तो जब आप बागीचा में घुसिएगा मई के महीना में, तो आपको लगेगा कि कोई एयर कंडीशन रूम में आ गए। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं सारे किसान को ये कहना भी चाहता हूँ कि जब तक आप टेक्नोलॉजी का मदद नहीं लीजिएगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। और आप सोचिए उस बागीचा से, जिसमें हम व्यापारी को मिन्नत कर रहे थे 1,25,000 में बागीचा लेने का, वो करा था 85,000। तो हमने मुजफ्फरपुर में एक प्रोसेसर है, उससे बात की। उन्होंने कहा कि 9 बजे सुबह अगर आप हमको दे सकते हैं लीची, तभी आपका लीची लेंगे। अच्छा। तो 9 बजे सुबह 100 किलोमीटर दूरी, 5 घंटा, रोड बिल्कुल ख़राब, तो 4 बजे लोडिंग करना। तो हमने हिम्मत नहीं हारा, रात को 8 बजे जनरेटर लगा के, लाइट्स लगा के, ट्रैक्टर के हेडलाइट्स ऑन करके 8 दिन हमने लीची तोड़ा रात को। और जहाँ एक व्यापारी 85,000 रुपया हमको देने के लिए तैयार था, उस साल हमको 3,65,000 रुपया मिला। और ये मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की। आप बिलीव नहीं करेंगे, माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद ये 3,25,000 21 लाख में बदल गया। और मैंने मैक्सिमम उस 15 एकड़ बागीचा, 18 बीघा बागीचे को 32 लाख में बेचा है। मैं आपको ये पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूँ कि जरा सा टेक्नोलॉजी आप छुए नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कीमत लगता है, लेकिन फिर सरकार ने 80% सब्सिडी दिया हमें, और हमने उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाया। और आज उसी सब्सिडी, उसी लीची में तरक्की के बदौलत आज आप इस बागीचे में खड़े हैं। यहाँ ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक प्रणाली सिस्टम है। इसमें पिछले साल यहाँ हमारे सीएम ने आके इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें 28,000 पौधे लगे हुए हैं। हर एक पौधे में अगर आप नीचे गौर कीजिएगा, इस टाइप का पाइप लगा हुआ है। अच्छा। हर एक पौधे में, इसका ये है, उसका वो है। अच्छा। इस पाइप में छेद है, देखते हैं, जहाँ पानी बूंद बूंद टपका है। जी। तो ये हर एक पौधा 28,000 पौधा में लगा हुआ है। 28,000 पौधे हैं। ये कितने बीघे में है ये? 40 बीघे में है। 40 बीघे में। और इसमें 18 बीघा में केला है, 4 बीघा में अमरूद है, बेदाना है, शरीफा है, मौसमी लगा हुआ है, इसमें बेल है, बैर है, ये बेल, बैर और जामुन लगा हुआ है। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको ठीक है इस्टेब्लिश करने में ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा वायरलेस है। खेत पे आप देखेंगे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, अगर आप कैमरा वहाँ ले जाएं ऊपर। ब्रॉडबैंड की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये नेटवर्किंग है। अच्छा। मतलब ब्रॉडबैंड इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सुपरवाइज़र से वीडियो कॉल कर सकें। हमको नेटवर्किंग इसलिए चाहिए क्योंकि मोबाइल पे मैं अपने सीसीटीवी कैमरा से मैं अपने खेत को देख पाऊँ। और आगे जाके हम लोगों ने, एक कंपनी है बेंगलोर की, शिवराय प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ सब्सक्रिप्शन मोड में फार्म ईआरपी सब्सक्राइब किया है। फार्म ईआरपी है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्रोग्रामिंग, जहां बिल्कुल डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेंट्री,
सैलरी, अटेंडेंस, एवरीथिंग डिजिटाइज्ड। एक आपने ये भी बताया था, ये जो आपने बताया सब इरिगेशन का सिस्टम कि हर पौधे 28,000 पौधों के पास, सबके पास अपना अपना सिंचाई का सिस्टम है। कंट्रोल कहाँ से होता है ये वो इस घर से कंट्रोल होता है। दिखा पाएंगे? और अगर इसके अंदर हम चलें तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये मास्टर कंट्रोल रूम है। यहाँ से वायरलेसली अच्छा ये सारे वाल्व्स कंट्रोल्ड हैं। अच्छा तो हमारे इस पूरे बागीचा में 21 वाल्व्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक। और ये वाल्व्स, कौन वाल्व खुलेगा, कौन वाल्व पानी कब देगा, किस में खाद जाएगा, वो ये जो कंप्यूटर है यहाँ, ये जो ऊपर में है जी, ये कंट्रोल करता है। और ये नीचे लैपटॉप से लिंक्ड है। अच्छा, और ये लैपटॉप मेरे मोबाइल से लिंक्ड है, जिससे आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम यहाँ कितना पानी, किस पौधे को कितना खाद, कितना मिनट, कितना लीटर पानी जाएगा, वो सारा हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्लान भी लिखा हुआ दिख रहा है। ये पूरा मेरे बागीचा में कहाँ पे कितने पेड़ लगे हुए हैं, किस वाल्व सेक्शन में कितना माइक्रो न्यूट्रन जाएगा, उसका क्या क्वांटिटी रहेगा, क्या मात्रा में देना है, कितना मिनट पानी चलेगा, ये सारा चीज़ इसमें। रेशियो ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर एंड डिस्चार्ज रेट फॉर न्यू ट्रीज उधर। अच्छा, ये तो पूरा ये पूरा ट्रीज का लिस्ट है सेक्शन वाइज। बनाना, ये 4A 4B, दीज आर द सेक्शंस। किस सेक्शन में कितना पेड़ है, कितना टोटल पेड़ है, कितना नया लगे, कितना मर गया, कितना को फिर रीप्लांटिंग किए, ये सारा डिटेल हम मेरे अपने एक्सेल शीट में बना हुआ रहता है, जिसको हम अपडेट करते रहते हैं। फिर आप इस तरफ देखिएगा, ये मास्टर वाइट बोर्ड है, जहाँ कोई फाइंडिंग्स होता है कंपनी वाले के लिए हम लिख के रखते हैं, सो दैट कि जब वो आएंगे तब उनसे डिस्कस करेंगे। और आप इधर आएंगे, ये हमारे सुपरवाइज़र के लिए चार्ट है कि आपको कौन खाद कितना केजी किस सेक्शन में देना है। 4, 5, 6, 7, 11, 14 में इतना देना है, इसमें इतना देना है। कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक, फेरस सल्फेट कितना केजी, किस टैंक में कितना देना है। इंस्ट्रक्शंस के आधार पर फिर वो यहाँ मिक्सिंग करते हैं। ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टैंक्स है। अच्छा, इसी में फर्टिलाइज़र मिक्स होता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइज़र को ये मशीन सक करती है और ये फिर वाटर के साथ इसको रिलीज़ करती है। और किस सेक्शन में जाएगा वही सेक्शन का वाल्व खुला रहेगा या बंद रहेगा। अच्छा, और ये मेरा सुपरवाइज़र जो है, आप अगर इधर दिखाएंगे, ये पूरा लॉग मेंटेन रहता है कि किस दिन क्या खाद पड़ा, सो दैट कि हम आके उसको देख पाएँ। इधर बारिश के चलते बीच में बिल्कुल नहीं दे पाए खाद, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था। फूल निकला, शुरू हुआ। हाँ, ये है कि कब बनाना में फ्लावर निकला। अच्छा, कब वो एक लॉगिंग मतलब हो जाता है, सो दैट पूरा कंप्लीट बहुत सिस्टम से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है ये तो। ये आप देखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर बोलते हैं। तो एवरी लीटर ऑफ वाटर गोइंग आउट, यहाँ से जो भी जाता है पानी, उसको ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजता है और वो उसको रिकॉर्ड करता है। ये बोरवेल लगवाया हुआ है आपने? हाँ जी, बाहर से आपको अच्छा, हम दिखा सकते हैं। इसी का उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने। नीतीश जी ने लास्ट 2019 मार्च में आके उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यही है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। ये वायरलेसली कंट्रोल्ड है। जब वो कंप्यूटर इसको सिग्नल देगा तभी ये खुलेगा, तभी इस सेक्शन में पानी जाएगा। तो मान लीजिए किसी सेक्शन में 1000 पेड़ है और उसमें हमको दवा भेजना है, तो उसी सेक्शन को ऑन करेगा। तो ये 40 बीघा में जिस सेक्शन में इंस्ट्रक्शन जाएगा खुलने का, उसी सेक्शन में। मैंने आपने बताया ये जो 28,000 पेड़ हैं, ये पहले तो पारंपरिक खेती से हट रहे हैं क्या आप? हम लोग पहले मक्का करते थे इस पूरे खेत में। अच्छा, इसमें मक्का। तो अब वो मेरा मानना है कि किसान को अगर तरक्की करना है तो उसको मक्का, गेहूँ ये सब छोड़कर हॉर्टिकल्चर में आना होगा। लेट्स से एटलीस्ट 1/3, या तो 1/3 किसान छोड़ दें अनाज उपजाना, या अपने ज़मीन के 1/3 में हॉर्टिकल्चर करें। अच्छा, तभी 2/3 किसान को उसका मूल मिलेगा ज़्यादा, चूँकि प्रोडक्शन कम होगा, और हॉर्टिकल्चर से आपका इनकम डबल क्यों, ट्रिपल होगा। ये मेरा मानना, और मेरा मानना नहीं, मेरा अनुभव है ये।
और हमारे इस गांव के काफ़ी किसान इस रास्ते पे चल पड़े हैं। आप अपने गांव के मुखिया भी हैं। हम अपने गांव के मुखिया भी हैं और ये मेरा चौथा टर्म है एज मुखिया, जिसको बाकी जगह प्रधान बोलते हैं। जी। और ये मेरा चौथा इलेक्टेड टर्म है और बहुत मज़ा आता है मुखिया की हैसियत से टू सोसाइटी को वापस देने का मौका मिलता है कि हम जो सरकारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो आई कंसिडर, हम अपने आप को एक पोस्टमैन कंसिडर करते हैं कि सरकार ने जो फ़ंड भेजा वो चिन्हित लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए विदाउट परेशानी। यही मेरा रोल है एज मुखिया। मुखिया के रोल में भी, मुखिया के जो चुनाव होते हैं ना, वो भी कोई मामूली नहीं होते, वो भी बड़े मुश्किल है। जी, जी, जी। गोली बंदूक भी चल जाती है। कैसे नहीं, कन्विंस किया आपने यहाँ के लोगों को? हमारे यहाँ कभी गोली बंदूक नहीं चली है। आपके यहाँ नहीं, वैसे नहीं, मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, मेरा पंचायत इस इलाके में सबसे डिसिप्लिन पंचायत माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ काम होता है, इसलिए पब्लिक उत्तेजित नहीं होती है। पब्लिक को मालूम है जो होगा मेरिट से होगा, नियम से होगा, इसलिए कोई परेशान नहीं होता है। जानता है कि आउट ऑफ टर्न किसी को कुछ नहीं मिलना है। क्या आपकी बतौर किसान, जो आप नई नई तरीके लाकर फसल बढ़ाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उसको देखा जब गांव वालों ने, क्या इससे प्रभावित होकर ही आपको मुखिया चुना? उनको लगा कि जो व्यक्ति इतना आगे सोच सकता है, इतना सुचारू रूप से प्लान तरीका से कोई काम कर सकता है, तो ऐसे आदमी के हाथ में अगर पंचायत जाए तो पंचायत को भी उसी तरीका से वो देखेंगे, और मैंने उसी तरीका से देखा भी है। कितनी टोटल जोत है आपकी? अब मेरे फैमिली के पास अप्रॉक्सीमेटली टोटल 160 बीघा है, और उसमें हम लोग वेरियस, उसके 1/4 में हम लोग हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि अगले 3 साल में 100% हॉर्टिकल्चर में चेंज कर जाए। क्या ये सवाल बुरा होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ज़मीन, इतनी ज़मीन आपको कितने पैसे दे देती है? मेरे फार्म का टर्नओवर आज के डेट में लगभग 80 लाख रुपीज़ है, और मेरा टारगेट है कि अपने पूरे फार्म के टर्नओवर को 5 इयर्स में कम से कम 2 CR जरूर हम कर लें, और ये जब होगा हॉर्टिकल्चर के थ्रू ही होगा। हॉर्टिकल्चर से आपने कहा कि आप इधर आना पड़ेगा क्योंकि यही ज़्यादा ये कैश क्रॉप की है। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे मुझे पूछनी है आपके पास, मतलब इलाके के हिसाब से देखें तो ज़मीन थी, जो छोटी जोत के किसान हैं, क्या उनको मुश्किलें नहीं आएंगी? उनके लिए क्या रास्ता है? जैसे कि सबसे अहम रास्ता है कि इवन हमारे गांव में हम आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकते हैं। BSc AG करके लड़के हैं जो खेती कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे लोग, हम जो भी टेक्नोलॉजी अपनाए हैं उसको वो लोग कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ छोटे और बड़े किसान से मतलब नहीं, यहाँ है सही टेक्नोलॉजी को सही जगह पर यूज़ करना। और अब हमें इतना अनुभव हो गया है, और पिछले 1.5 साल में लगभग 1300 से 1400 या 1600 फार्मर्स आ चुके हैं इस फार्म को, और उसमें से लगभग 20 फार्मर्स को हम जान रहे हैं कि जो कि हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट किए हैं, बार्ड वायर फेंसिंग किए हैं, और उनकी आमदनी बढ़ रही है, और बहुत श्रद्धा के साथ हर एक साल हमको फ़ोन करते हैं, अपडेट लेते हैं, और अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब मेरा ये धारणा है कि अगर समूह को लेके तरक्की करें तो ज़्यादा मज़ा है उसमें, अकेले तरक्की करने में मज़ा नहीं है। और शायद अब जाके ये मेरा गोल पूरा हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो बैरियर टूट रहा है। पहले लोग कहते थे अरे नहीं ये हम कैसे करेंगे, तो बड़े किसान हैं, इनके बस की बात है, लेकिन अब 10 कट्ठे वाले, 1 बीघा वाले भी करना शुरू किए हैं, तब वो बैरियर टूट रहा है कि लोग के मन में अरे छोटे किसान भी कर सकते हैं। और ये एग्जांपल्स है हमारे गांव में, और मैं आमंत्रित करता हूं हर एक किसान को कि जब भी आपको मौका मिले, आप मोस्ट वेलकम हैं, आप आएँ हमारे फार्म पर और हमारे अनुभव से सीखें और देखें कि हम कैसे खेती करते हैं। मेरा मानना है कि खेती से ज़्यादा इनकम कुछ दे ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये बहुत सारे लोग सुनेंगे तो कहेंगे जी मैं जानता हूँ, अब तो ये तो एकदम नुकसान का, घाटे का सौदा हो गया। जी 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 मैं जानता हूँ इस बात को, और सब जगह मुझे बहस होती है इस बात को लेके, और ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आएँ हमारे पास, हमारे साथ दिन गुजारें। हम जिस तरह से काम करते हैं आप आके देखें, और मेरा विश्वास है कि आप देख के जाएंगे तो आप निश्चित आप कुछ न कुछ फॉलो ज़रूर करेंगे।
कई आप आपने सरकारी योजनाओं पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि सब्सिडी मिली, ठीक है, 80% इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इरिगेशन में कंबाइंड हार्वेस्टर में 5 लाख का सब्सिडी मिला। किस किस तरीके की बिहार के किसान अगर फ़ायदा उठाना चाहें, कम जोत बड़ी जोत जो भी है, तो वो अगर सरकार किस तरीके की योजना जो मेरा मानना है कि सबसे प्रथम किसान ये सोच ले कि सब्सिडी इनकम नहीं है। सब्सिडी एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट देती है हमें तरक्की करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एक बेस देती है कि उससे हम आगे बढ़ें। मैं मानता हूँ कि सब्सिडी लेना हमारे इस राज्य में हो या देश में हो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। जो जेन्युइन किसान है वो सब्सिडी नहीं ले पाता क्योंकि उस पर टाइम नहीं है दौड़ने का, और जिसको किसानी से कोई मतलब नहीं वो ज़्यादा सब्सिडी वही ले जाते हैं। तो मैं तो हमेशा सरकार से अपील करता हूँ कि आप जो जेन्युइन किसान है उसको दौड़ना नहीं पड़े सब्सिडी के लिए, क्योंकि सब्सिडी से किसान को बहुत फ़ायदा होता है, और जो जेन्युइन किसान है उसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिसको किसानी से मतलब नहीं वो तो इनकम उसको बिज़नेस बना लिया सब्सिडी लेना। तो मैं जानता हूँ किसान कहेंगे कि कौन इतना दौड़ेगा ऑफिस, सही बात है, थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और गेटिंग सब्सिडी या सरकार से मदद मिलने पर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और जबकि सरकार ऑनलाइन सिस्टम करके, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम करके अपना भर कोशिश कर रही है कि कितना हम इस चीज़ को सिंपल करें, लेकिन समहाउ द अदर जो सिस्टम को अब्यूज़ करता है इज़ ऑलवेज़ वन स्टेप आगे, एक कदम वो हमेशा आगे रहता है। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा कि मेरी पहली तरक्की हुई क्योंकि मुझे सब्सिडी मिला, नहीं तो शायद मैं माइक्रो इरिगेशन या टपकन प्रणाली नहीं लगा पाता उस समय। लेकिन अब उस टपकन प्रणाली के चलते मैंने ये 40 बीघा उसके आमदनी से ये लगाया है। और आप जानते हैं कि पैसा से पैसा आता है, और एक बार एक पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ उस पॉइंट पर पहुंचने में दिक्कत होती है। कई सारे अवार्ड्स मिले आपको, बहुत सारे रिकग्निशन मिला, थोड़ा बताएंगे? जैसे कि मैं ग्लोबल फार्मर नेटवर्क का मेंबर हूँ जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चलाती है और मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन से फंडेड है। मैं कोकरन फेलो हूँ। ये फेलोशिप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसी साउथ एशियन फार्मर को देती है। कोकरन एक सेनेटर थे, उन्हीं के नाम पर ये फेलोशिप है। कौन से साल मिले ये? हमको 2011 में। और जगजीवन राम किसान पुरस्कार, वो जो कि नेशनल अवार्ड है, आईसीआर देती है, वो एक किसान को मिलता है देश में। 2009 का हमें मिला 2010 में। और इनोवेटिव फार्मर एज रिकग्नाइज बाय आईसीआर, और ढेर सारे जैसे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट फार्मर, स्टेट से रिकग्निशन, और बेस्ट मैंगो ग्रोअर अवार्ड, बेस्ट वीट ग्रोअर अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड हैं। और बहुत मौका मिला है एज अ फार्मर टू एड्रेस ऑल द इंडस्ट्रियल बॉडीज़ ऑफ इंडिया। मुझे फिक्की से इनविटेशन मिला है, एसोचेम से मिला है, सीआईआई से मिला है, पीएचडीसीसी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सब जगह मौका मिला है कि खेती के बारे में जाके बोलना, डिस्कस करना। और ये नीति आयोग के भी मेंबर रहे हैं। was called for a special session of elders राष्ट्रपति भवन से, प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थी, इनविटेशन मिला है। और टॉपिक था कि वाई दी प्रोग्रेसिव स्टेट्स में सुसाइड ज़्यादा होते हैं और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, मतलब खेती के मामले में वहाँ कम सुसाइड्स होते हैं। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा वहाँ कैंप और कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हम शरीक हुए थे। ओनली 2 फार्मर्स फ्रॉम इंडिया वे इन्वाइटेड। इस तरह के ढेर सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ में, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में मेंबर हैं, और पॉलिसी मेकिंग लेवल पर भी काम करते हैं, धरातल पे भी काम करते हैं, और बहुत मज़ा आता है खेती करने में यहाँ। आपके इक्विपमेंट्स को देखने जाएं, ठीक है, उससे पहले मेरा बस एक आखिरी सवाल है आपके लिए। मतलब जो खेती है, हमने देखा जैसे कई इलाके में बहुत सूखे वाले, कम पानी के इलाके होते हैं, वहाँ पे गन्ने जैसी फसलें, क्योंकि वो बहुत पैसा देके जाती हैं मोटा, तो वो लोग उगाते हैं। क्या क्लाइमेट से जुड़े कंसर्न कि किसी जगह पर पानी की उपलब्धता कितनी है, कौन सा सूटेबल है उस क्लाइमेट के लिए, क्या इन चीज़ों को ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है और कितना रखते हैं लोग? अभी मुझे इनविटेशन मिला था FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN का बॉडी है, उसका एक इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था और उसका टॉपिक था स्कैसिटी, वाटर स्कैसिटी एंड प्रोडक्टिविटी।
तो मेरा मानना है कि इस इन्वायरमेंटल इशू भी है, एक वाटर कंजम्पशन का इशू भी है। तो माइक्रो इरिगेशन जो आप हमको देख रहा है, मैं एक इसमें एग्जांपल दूंगा। मेरे लीची में एक सीज़न में 1,76,00,000 लीटर पानी लगता था, और जब माइक्रो इरिगेशन लगाए उसके बाद मात्र 45 से 50 लाख लीटर पानी लगता है। तो ये है नहीं, वन थर्ड। और ये है इसका ये अहमियत ड्रिप लगाने का। तो आप देख रहे हैं, उससे सीख के मैं आप कोई भी बागीचा बिना ड्रिप का लगाता ही नहीं हूँ, बिकॉज़ इतना आसान हो जाता है काम करना। बटन दाबे, सब पेड़ को पानी मिल गया, बटन ऑफ किया। और इस कोविड के ज़माने में मैं अकेला आता था, चाबी खोलता था, मोटर ऑन करता था, मोबाइल पे एक नेटफ्लिक्स का मूवी देखा, तब तक सारा इरिगेशन हो गया और आराम से ताला बंद किए घर चले गए अकेले, कोई आदमी नहीं। तो एक तरह से एक मेरे लिए वरदान हो गया माइक्रो इरिगेशन लगाना। मैं तो हर एक किसान को कहूँगा कि बिना माइक्रो इरिगेशन का आप सोचिए मत खेती करने का। गन्ने में भी माइक्रो इरिगेशन लगता है, मक्के में भी माइक्रो इरिगेशन लगता है। और मेरे ख्याल से बिना, इनफैक्ट गवर्नमेंट को अब कंपलसरी कर देना चाहिए कि ऑर्चर्ड तो बिना माइक्रो इरिगेशन का आप लगाने ही ना दें, क्योंकि पानी भी बचत करना है। पानी बचत करना इंसिडेंटल है, लेकिन उस पानी के बदौलत आप ज़्यादा माइक्रो कंट्रोल कर सकते हैं अपने बगीचा को, उससे इनकम आप और ले सकते हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट है कि हम पानी कम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये अब कंपलसरी होना चाहिए माइक्रो इरिगेशन लगाना, इसमें किसान का फ़ायदा है। तो हमें पता चला, इन्होंने बताया कि खेती अगर चाहें, अगर थोड़ा सा साइंस, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जोखिम लेने का साहस अगर आप मिला दें और थोड़ा कायदे से प्लान तरीके से चले, तो खेती आपको मोटा मुनाफा दे सकती है। 25,000 जो एक बाग था, आम का बगीचा, जो 25,000 बहुत मुश्किल से दिया करता था, वो 13 लाख पर पहुंच सकता है। तो और भी इनके पास इक्विपमेंट्स हैं जो इन्होंने ख़रीदे हैं। कम मैन पावर खर्च हो, कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, इसके लिए तो वो भी हम देखने चलेंगे। अभी सुधांशु जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से नए उपकरणों का इस्तेमाल करके आप उन्नत तरीके से खेती करते हैं, उसमें ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इनकी भूमिका है। तो आप बता पाएंगे कुछ इसके बारे में? क्या किस तरीके का है इस मशीन के बारे में? ये इसको ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर बोलते हैं। सो बेसिकली ये 400 लीटर का टैंक है, और इसको ट्रैक्टर से हम लोग अटैच करते हैं। और ये जहाँ हमें 10 या 12 लेबर लगेगा स्प्रे करने के लिए, वहाँ हम मात्र एक ड्राइवर और एक व्यक्ति जो नोज़ल पकड़ेगा, बस 2 व्यक्ति से कम 10 आदमी कितना बराबर ये काम करेगा। अच्छा। और ये तो काफ़ी मतलब रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपए इसका कीमत है। अच्छा। और उस तरफ आप देखिएगा तो इसी टाइप के और मशीनें जो कि काफ़ी पहले हमने ख़रीदा था। अच्छा, ये उनसे थोड़ी आउटडेटेड है। हाँ, ये जैसे 1992 में ख़रीदे थे। अच्छा। लेकिन अब भी फंक्शनल है, एंड इट इज़ एज गुड। और ये हम अप्रॉक्सीमेटली 2004 में ख़रीदे थे। ये भी वही काम करते हैं। But this is a different technique. It uses turbine air power to throw the pesticide. अच्छा। So this is more efficient. It has a higher volume of rate of work. So basically all three are equipment for spraying of orchard. थोड़ा अगर आप हिंदी में बोल सके हमारे दर्शकों के लिए। ये तीनों जो मशीन है, ये हम ऑर्चर्ड को स्प्रे करने के लिए, चाहे न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कीजिए, खाद स्प्रे कीजिए, या विटामिन स्प्रे कीजिए, या आप कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कीजिए। ज़्यादातर ये बाग बगीचों के लिए, बाग बगीचों के लिए ही है। अच्छा। नहीं, इसमें बूम लगता है पीछे में, अगर बूम आप लगा दिए तो आप खेत को भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, ये आप किराए पर भी देते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये मशीन छोटे में भी आता है, और काफ़ी लोग हैं जो हमारे थ्रू बनवाए हैं मशीन को, मंगवाए हैं इस मशीन को। आप मशीन मंगवाने कहाँ से आती हैं ये मुंबई से आती हैं। मुंबई से और अहमदाबाद से। आपने कहा छोटे किसानों के लिए कम साइज़ में भी आता है। तो वो जैसे कि 30-40 हज़ार 45 हज़ार रुपये का भी आता है। ये तो महंगे मशीन है। ये लगभग आज के डेट में 3 लाख रुपया इसका कीमत होगा। उस ऑरेंज वाले का 2.5 लाख।
और ये तो जिस समय खरीदे थे उस समय 40,000 रुपये दाम था, लेकिन इसी का नया मॉडल है वो। और ये टाइप का मशीन जो है। और किस तरीके के उपकरण हैं आपके पास? जैसे कि वो एक देख रहे हैं, ये इस खाद या बीज को खेत में छींटने के लिए है। अच्छा। ये भी ट्रैक्टर से चलता है। ये बहुत एफिशिएंट है, एक दिन में ये 40 बीघे तक खाद छींट सकता है या बीज छींट सकता है। इसकी लागत क्या है? ये तो रिलेटिवली सस्ता है, 10-12 हज़ार रुपये इसका कीमत है। अभी आज के डेट में हमको लगता है 16,000-20,000 इसका कीमत होगा। और आपको और दिखाते हैं उस तरफ। ये एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। ये क्या काम करता है? ये बेसिकली हम इसको एक ट्रैक्टर के ट्रेलर पर चढ़ाते हैं, तो ट्रॉली जिसको सब जगह बोलते हैं, तो ये 20 फीट ऊपर उठ सकता है। और ये पाइप्स जो हैं ये हाइड्रोलिकली अटैच हो जाएंगे ट्रैक्टर से, और इसको जब ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो ये कम से कम 20 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। तो स्प्रे करना या प्रूनिंग करना, मतलब पेड़ की कटाई छटाई करने में ये मदद करता है। इसकी लागत क्या है? ये लगभग 90,000 रुपया इसका लागत। जिस समय हम मंगाए थे हमको लगता है अभी 1.25 रुपया होगा इसका कीमत। ये ज़्यादातर ऐसे किसानों के लिए है जिनके पास बड़े बाग बगीचे हैं। हाँ। या बड़ी जोत है। हाँ। ये एक कंस्ट्रेंट नहीं साबित होता है क्या? क्योंकि आप जिस इलाके में हैं, जैसे यही चीज़ अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास मान लीजिए आधे एकड़ में, 1 एकड़ में अगर उसके पास फार्म है, तो वो मैनुअली इसको कर सकता है, फिर उसको मशीन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बागीचा है और एफिशिएंसी चाहिए काम का, इसीलिए इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन अगर छोटे किसान हैं तो फिर उनको इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है, वो मैनुअली भी हो सकता है। ये बड़ी सी चीज़ क्या है? ये कंबाइंड हार्वेस्टर है। अच्छा। ये बेसिकली गेहूँ, मक्का, सरसों, इस टाइप के फसल को, धान, पैडी हुआ, उसका कंबाइंड हार्वेस्टिंग इससे होता है। फसल कटती है। फसल कटती है, तो ये इसको कंबाइंड हार्वेस्टर बोलते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाता है और खेत से बहुत जल्दी हम अपने हार्वेस्ट को घर ला सकते हैं। बिहार में कितने किसानों के पास होगी है? इधर तो जब गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया तो लगभग 2 कंबाइंड हार्वेस्टर एवरी डिस्ट्रिक्ट में आया है। नॉट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ज़्यादा खेती होती है वहाँ तो लगभग अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 तो जरूर होंगे। 5 होंगे। क्या सरकार, आपने कहा सरकार ने सहायता दी? हाँ, कितनी लागत पड़ती है? जब हम खरीदे थे 2010 में, इसकी लागत थी 19 लाख रुपया। 19 इसलिए क्योंकि हम कुछ और इक्विपमेंट खरीदे। अच्छा। नहीं तो लगभग 14.5 लाख, और उसमें 5 लाख सब्सिडी था गवर्नमेंट का। अच्छा, तो ये जो अभी आपने बताया कि उत्तर की तरफ में, उत्तर बिहार के इलाकों में जहाँ ज़्यादा खेती होती है, वहाँ तकरीबन हर ज़िले में 5 हैं। हाँ। तो वो सरकारी स्तर पर हैं या किसानों के पास? ज़्यादातर किसान के पास ही है, नॉट सरकारी स्तर पर नहीं है। और ये ज़्यादातर रेंट पे ही लोग चलाते हैं। अच्छा, तो आप इसे रेंट पर देते हैं? हम देते थे, लेकिन इधर बंद कर दिए हैं, क्योंकि हम अपना काम करके फिर इसको झाड़ पोंछ के रख देते हैं। लेकिन बाकी जो किसान इसको खरीदे वो रेंट पे देते हैं। अच्छा, और उसका रेंट क्या होता होगा? ये गेहूं में ये लोग लेते हैं 2,000 रुपये बीघा, और मक्का में भी लगभग 3,000 रुपये बीघा है। और 1 बीघा काटने में इसको कितना वक्त लगता है? अगर मौसम और समय अच्छा है तो 20 मिनट। 20 मिनट में ये 1 बीघे की फसल काट देते हैं। मैन्युअली उसमें कितना वक्त लगता है? मैनुअली बहुत, फिर सवाल है, मैनुअली एक बार में सारा काम होता नहीं। आप एक दिन काटेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको थ्रेशिंग करेंगे, तो टाइम, वो वनरेबल पीरियड जो होता है कि उस समय तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक वेव में आपके घर आ गया। अच्छा। नहीं तो फिर उसको काटेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर अगले दिन उसको थ्रेशिंग करेंगे, फिर अनाज घर लाएंगे, और ये सारा काम एक शॉट में कर देता है। कई बार तो अनाज कट के रखा होता है और बारिश उसी समय बारिश आ जाती है, तो वो सब समय में ये बहुत काम आता है। और फिर हम आपको एक दिखाते हैं जो हमारा पैक हाउस है। इसका स्विच ऑन करो तो चलिए आइए। पैक हाउस? हाँ, तो बेसिकली ये एक कोल्ड स्टोरेज है, रूम साइज़। अच्छा। इसमें इसका टेम्परेचर हम 0 तक ले जा सकते हैं। और बेसिकली लीची के समय इसमें हम लोग लीची को कूल करके, पैकिंग करके, फिर रेफ्रिजरेटर वैन से कहीं भेजते हैं, तो उसमें वो मदद करता है। उसको आइए हम दिखाते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर की लीचियाँ बहुत फेमस हैं, उसके बाद रोसड़ा की भी लीचियाँ बहुत हाँ, फेमस। इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर के जितने लीची के बागान हैं वो रियल एस्टेट के तरफ जा रहे हैं,
क्योंकि रियल एस्टेट। हाँ, मतलब अच्छा। लोग उसको ज़मीन बेचना, उस पे मकान बनाना और बेचना वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया है। तो बहुत सारे लीची के बागान जो रोड के साइड में आप हैं वो सब धीरे धीरे कट रहे हैं। अच्छा। और इस सिचुएशन में समस्तीपुर का रोल अब बढ़ रहा है एज ए लीची सप्लायर। तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे अगर आप लीजिएगा तो वो अब काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है एज अ सेकंड प्लेस फॉर लीची मुजफ्फरपुर के बाद। उधर क्या हो रहा है, वो भी आप ही का हिस्सा है? ये डेयरी का हिस्सा है, उधर अच्छा, गाय डेयरी। वगैरह है। अच्छा, अच्छा। तो उसी का भी वो चारा कट रहा है, वो खिचड़ी बन रहा है उसका, उसके लिए। कितनी गायें रखी हैं आपने? अभी मेरे पास 16 गाय हैं। अच्छा। एक समय में 70-80 रहा करते थे, लेकिन उस समय मैं कमर्शियली उसको करता था, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए। अच्छा। और जो सरप्लस मिल्क होता है, दूध होता है, वो सुधा डेयरी को अच्छा। देते हैं। सुधा किस रेट पर खरीदती है आप लोगों से? ये वो SNF पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 35 रुपीज़ है। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपका SNF कंटेंट क्या है। SNF क्या होता है? ये फैट वगैरह? सॉलिड नॉट फैट। अच्छा। जो पनीर बनता है आपके दूध अच्छा में, जी। वो जो पोर्शन होता है वही SNF हुआ। अच्छा, ये आप बता रहे हैं ये सारा अपनी लीचियों को स्टोर ये करते हैं। कम्प्लीटली इंसुलेटेड है, फ्लोर भी इंसुलेटेड है, रूफ भी इंसुलेटेड है। और यहीं पे हम लोग लीची जब बाग से तोड़ते हैं, यहाँ लाके उसको पहले ठंडा करते हैं, फिर ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते हैं, और तब फिर इस बे से हम लोग कूल कंटेनर जो बाहर में अच्छा। पैक करके लगता है, अच्छा। तो उसमें उसको लोड करते हैं। इसको बनाने में कितना खर्चा आया था आपका? लगभग हम लोग 7-8 साल पहले इसको बनाए थे। ये 4 रूम है, 4 रूम बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपीज़ लगा था। 16 लाख, क्योंकि 16 लाख। जनरेटर भी है साथ जी में, जी। एयर कंडीशनिंग है, वॉल्स है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर यू वांट टू मेंटेन, इसका थिकनेस होता है। अच्छा। सो दीज आर आपने कहा जीरो डिग्री तक ले जा सकते मीट हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यू नीड टू टेक इट टू -20, तो उसमें फिर इंसुलेशन का लेवल ज़्यादा चेंज कर, ज़्यादा हो आएगा। जाए, ज़्यादा खर्चा आएगा। और ये हमारा एक्चुअली पुराना वाला घर है, जो टिपिकल आंगन सिस्टम। अब इसको हम लोगों ने रूफ डाल के इसको गोडाउन नुमा बना दिया। जितने पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र हैं, क्रेट्स हैं, ये सारा चीज़ इसमें। क्लास 4 तक हम लोग इसी में रहते थे। अच्छा, ये आपके चौथी तक आपके पुरखों का मकान है? हाँ, ये मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, और उस साइड जो आप देख रहे हो वो मेरे पिताजी ने बनाया। अच्छा, ये वो वेयर हाउस है जिसकी बात सुधांशु जी बता रहे थे हमें, जहाँ अगर अगल बगल के किसी किसान के पास अगर एक बोरी ही चावल है और धान है, तो उसको अगर यहाँ पे रखना है स्टोर करके, तो वो 10 रुपया महीना देकर यहाँ स्टोर कर सकता है सुरक्षित तरीके से। एक बार अंदर जाकर देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी क्या है? 1800 MT है। MT? मेट्रिक टन। अच्छा, मेट्रिक टन। अच्छा, 1800। कितनी दूर से किसान आपके पास आते हैं? लगभग यहाँ पे अभी तक जो हम लोग कैंपिंग करते हैं, किसान के पास जाके इसको बतलाते हैं, तो वहाँ से अभी यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी लगभग 32 किलोमीटर तक जो है सो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी, बहेरी एक है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से किसान आ चुके हैं। अच्छा। 32 किलोमीटर तक भी किसान आकर के वेयर हाउसिंग किया। कब से शुरू किया आपने ये यहाँ ये तो स्टार्टअप जो है 2012 का है। हमारी कंपनी जो है 2012 का स्टार्टअप है। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। शुरू हम लोगों ने खरीद बिक्री से किया था, जो बाद में जो है इसका इवॉल्व करते करते मॉडल जो है हमारा वेयर हाउसिंग तक पहुँचा। 2014 से हम लोगों ने स्पेशली वेयर हाउसिंग को फोकस किया। हम लोगों ने समझा कि मार्केट में फार्मर को चाहिए क्या, बेस्ट रेट चाहिए। तो बेस्ट रेट तक पहुंचने के लिए मार्केट में लेट एग्जिट करना होगा, उसको थोड़ा सा रिटेन करना होगा, उसका अनाज सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित रखना होगा। प्रिजर्वेशन जो पार्ट है, बेस्ट रेट तक का जो पार्ट है, वो 3 भाग में बटा हुआ है: बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट प्रिजर्वेशन एंड बेस्ट मार्केटिंग। तभी उसको बेस्ट मिल सकता है मार्केट का। तो इसके लिए हम लोगों ने पोस्ट हार्वेस्ट जो तैयारी होता है, उसमें हम लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया कि बेस्ट प्रिजर्वेशन
एंड बेस्ट मार्केटिंग की फैसिलिटी जो है हमारी कंपनी यहाँ अवेलेबल करा रही है। रेंट क्या है इसका? बता रहे हैं, पहले इसकी सेवा के बारे में समझ लें तो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलेगा। हमारी सेवा जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम ग्रेन बैंक के तरह जो है काम करता है। जैसे बैंक में आप अपना कोलेट्रल पैसा जमा करते हैं और उस पैसा को अपने ईज के हिसाब से जब जितना जहां मन होता है एटीएम के थ्रू आप यूज़ करते हैं। अच्छा। जस्ट सेम हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस अनाज को जो है लाइव कर देते हैं। अच्छा। और अनाज जब लाइव हो जाती है तो उसकी पोर्टेबिलिटी इतना बढ़ जाता है कि किसान जब जितना जिस रेट में बेचना चाहे तो मल्टीपल टाइम मल्टीपल रेट में वो बेच सकता है। दूसरी बात, बायर एंड सेलर दोनों के बीच का जो संवाद है वो एर्गोस लाइव पर आपको बायर का ऑफर भी दिख रहा है और सेलर जो सेल कर रहा है वो भी अपना ऑफर बायर को दे रहा है कि हम इस रेट में बेचना चाहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं डिजिटली। अब है इसका रेंटल पार्ट, आप जो डिस्कस करना चाह रहे थे। तो रेंटल में हम लोग 10 रुपया पर क्विंटल पर मंथ उनसे रेंटल चार्ज करते हैं। अच्छा। वो मतलब जो उसमें इंश्योरेंस है, फ्यूमिगेशन है, स्प्रे है, हमारे स्टाफ का खर्चा है, वेयरहाउस का रेंट है, सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें जो है उस मतलब इसमें है। ये अपनी फुल कैपेसिटी में पहुंच चुका है अभी? यस। अच्छा। तो ये जैसे सूखे अनाज के लिए है, ड्राई सब्जियां भी इस इलाके में काफ़ी उगती हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं? पेरिशेबल आइटम में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। अच्छा। इसलिए हम लोग जो है उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमारा जो है ड्राई स्टोरेज में हमारी विशेषज्ञता है, हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। अनाज स्टोर करने में एक बड़ी दिक्कत आती है चूहों की, वो काफ़ी बर्बादी मचाते हैं, उनसे कैसे बचाव करते हैं आप लोग? पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारी स्पेशल मतलब टीम है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है पेस्ट कंट्रोल के लिए। हालांकि जहां तक चूहा का सवाल है तो चूहा से बचाव के लिए WDRA का गाइडलाइन है कि ज़मीन से प्लिंथ हाइट जो है 3 फीट होना चाहिए। चूहा मैक्सिमम 2 फीट तक जंप करता है। और बिना सीढ़ी का जो है वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसमें कोई सीढ़ी नहीं हो ताकि उसको सपोर्ट नहीं मिले। इसी वजह से ये सीढ़ी बनाई नहीं परमानेंटली आपने? और अच्छा जी, तो सीढ़ी इसीलिए यहाँ नहीं बना हुआ है, ये WDRA का गाइडलाइन है। और बाकी पेस्ट के कंट्रोल के लिए हमारा पेस्टिसाइड का जो मतलब स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड आइटम को यूज़ नहीं करते हैं, प्रोहिबिटेड आइटम को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जो अलाउड है उसको यूज़ करते हैं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर है उसको हम फॉलो करते हैं। हमने सुधांशु जी का खेत देखा, उनके बाग देखे, पूरा सिस्टम देखा, उनका वहाँ पे क्या कोल्ड स्टोरेज आपका वो देखा जहाँ आप अपने उपकरणों को स्टोर करते हैं, सब देखा। और अब ये है आपका घर। बस आखिर में एक बात बता दीजिए, जो मकसद लेकर आए थे किसान जब बनने का सोचा था, उस वक्त कैसी तस्वीर बनाई थी अपने फ्यूचर की? मेरा गोल था कि बहुत मेहनत करना है, पूरे दिन धूप में खड़ा रहना है, लेकिन रात में जब हम घर आएँ तो शहर में जितना सुख सुविधा मिलता है उससे भी ज़्यादा मेरे घर में हो। और आज 30 साल के मेहनत से मैं ये बोस्ट कर सकता हूँ कि आज किसी भी शहर से ज़्यादा हमारे यहाँ सुख सुविधा हमने बनाई है, सिर्फ किसानी करके बनाई है। चाहे घर में जिम हो, एयर कंडीशनिंग हो, लॉन्स हो, फ्लावर हो, सारा सुख सुविधा खेती के बदौलत हमने अचीव किया है। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा डिसीजन सही था गांव आके खेती करना। अब अपने बच्चों को भी इसी आने देंगे इसमें? मेरा बेटा अभी मणिपाल से अपना बीटेक IT ख़त्म किया है, उसे नौकरी मिली है डिलॉयट US में। और मेरा मकसद है कि मैं अपने खेती को इतना डिजिटाइज़ कर दूं कि उसे इस रोल में स्लिप इन करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो। दो हमने अभी ब्रोच नहीं किया ये टॉपिक, ये डिसीजन उसका अपना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी इच्छा है कि वो आए और ये जगह हम उसके लायक बना दें, उसके एजुकेशन के लायक बना दें, और शायद बना भी देंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी थी कि आप खुश हैं, अच्छी आमदनी हो रही है, बस थोड़ा सा परंपरागत तरीक़ों से हटकर, थोड़ा विज्ञान जोड़कर, तकनीक जोड़कर आप इतना बेहतर रिटर्न ले पा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको देखकर बहुत सारे किसान उनको प्रेरणा मिले और कुछ बेहतर, अच्छा, फील गुड वाला पॉजिटिव सी वाइब्स आए। और यही हमारी कोशिश थी, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे थे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट में। मैं कैमरे के इस तरफ स्वाति और मेरे साथ अमितेश।